जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग डेली जीके जीएस टेस्ट नंबर 28 डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि खान सर द्वारा लिया जा रहा है। जो भी इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाता है, वहां से आप टेलीग्राम पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि पहला नंबर क्वेश्चन है कि थार मरुस्थल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसको पहले हल्का बड़ा कर लेते हैं, तब इसके बाद इसको देखते हैं। क्या कह रहा है? थार मरुस्थल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, इसके बाद कह रहा है, यह समझिए, यह भारत के अलावा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के कुछ हिस्सों में विस्तृत है। ये बात बिल्कुल सही है। ये देखिए क्या है, ये भारत है, भारत का ये सीमा है, और यहाँ क्या है, इसी से सीमा बनाता है पाकिस्तान, और इसी से जस्ट सटा हुआ है अफ़गानिस्तान। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में भी थार मरुस्थल इसके बीच में फैला हुआ है। देख सकते हैं, थार मरुस्थल इसके बीच में फैला हुआ है। जो ये इसके बीच में फैला हुआ है, इसके बीच में फैला मतलब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के कुछ हिस्सों से विस्तृत है। सही बात है। ठीक, चलिए अगला कह रहा है, फिर पॉइंट अगला देखिए। यह 200 मिलीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त कर होती है, जो इस विभाग को अर्ध शुष्क बनाती है, जो कि गलत है। अर्ध शुष्क मतलब 200 मिलीमीटर मतलब 24 सेंटीमीटर से यहाँ वर्षा कम होगी तब अर्ध शुष्क। यहाँ 200 मिलीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त होती है, तो जो कि गलत है। लूनी नदी तो सही बात है, लेकिन महानदी बताइए कहाँ बहता है? महानदी ये उड़ीसा में हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर है? महानदी पर है। तो यहाँ महानदी से संबंध तो होगा नहीं, ये भी गलत है। अब कह रहा है, इसका भू परिषदीय लहरदार रेतीले टीले, जानते होंगे राजस्थान के क्षेत्र में रेतीले टीले देखने को मिलता है, और झाड़ीदार वनस्पतियाँ से युक्त होती है। मतलब युक्त का मतलब होना। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 1 और 4 तो कह रहा है इनमें से सही नहीं है। तो बताइए 2 और 3 तो सही नहीं है, तो बताइए 2 और 3 किस में? ऑप्शन नंबर बी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी घाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह हिमालय से पुराना है। बिल्कुल बात सही है, हिमालय से पुराना है, तथा इसका निर्माण 150 मिलियन मतलब बोले तो 1500 करोड़ 150 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। ठीक, यह ठीक पहला नंबर सही है, ये हिमालय से पुराना है। अगर वही कहता कि ये हिमालय से पुराना है, ठीक, यह मुख्य रूप से चारकोनाइट से बने हैं। बिल्कुल चारकोनाइट से बने हैं, जो एक प्रकार का आग्नेय चट्टान है। पता होगा आपको, जब आग्नेय चट्टान जो होती है, अंदर के ज्वालामुखी, जब अंदर से ज्वालामुखी निकलती है तो लावा ठंडा होकर क्या हो जाती है? अग्नि लावा क्या हो जाती है? क्या कहता है? मैग्मा ठंडा होकर क्या बन जाती है? लावा। उसी को आग्नेय चट्टान, उसका प्राथमिक चट्टान क्या होता है? आग्नेय चट्टान कहलाता है। ठीक, तो मुख्य रूप से चारकोनाइट से यह एक प्रकार का आग्नेय चट्टान है। बिल्कुल सही है। दक्षिण पश्चिम मानसून, आप जानते होंगे ये गुजरात का क्षेत्र है, ये भारत है, ये पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट के दौरान दक्षिण पश्चिम जब मानसून आती है, दक्षिण से कहाँ आती है? पश्चिम की ओर। देखते होंगे, ये देखिए, ये क्या, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये दक्षिण और क्या कर रहा है? पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम मानसून इधर से आएगी। दक्षिण पश्चिम मानसून जो आती है क्या करती है? इस क्षेत्र में भारत में सबसे अधिक वर्षा करती है, जो कि गलत है। यहाँ पूर्वोत्तर भारत में आप जानते होंगे कि मेघालय में 3 पहाड़ियाँ पड़ती है। एक पड़ता है गारो, एक पड़ता है खासी, एक पड़ता है जयंतिया। खासी पर ही एक जगह का नाम है मानसीराम, वहाँ भारत में सबसे अधिक वर्षा मानसीराम में होती है, और देश में भी सबसे अधिक वर्षा सबसे कहाँ होती है? मानसीराम में ही होती है। तो बताइए कहाँ हो जाएगा? मानसीराम। तो इसमें तो ये नहीं होगा, जो कि गलत है। अब कह क्या रहा? उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो अभी बताए 1 और 2 सही है, ये गलत है। तो बताइए किस में देखने को मिला? केवल 1 और 2 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं इंग्लिश में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? EXCLUSIVE, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक, तटीय देशों को उनके समुद्र तट से
कह रहा है समुद्र तट से, कहाँ से, समुद्र तट से 12 नॉटिकल मील, जो कि गलत है। समुद्र तट से जो होती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होता है, समुद्र तट से 200 नॉटिकल मील होता है। कितना, 200 नॉटिकल मील होता है। तो देखिए गलत लिखा हुआ है, तो पहला नंबर क्वेश्चन गलत है। ये समुद्र तट से कहाँ होती है, ये आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील होती है, उनके समुद्र तट से 200 नॉटिकल मील होगा। ठीक, ध्यान दीजिए पहला। फिर दूसरा कह रहा है, ये गलत है। महासागर तापीय ऊर्जा रूपांतरण, ओशियन थर्मल एक्सक्लूसिव एनर्जी कॉरपोरेशन, ओशियन थर्मल एक्सक्लूसिव कॉरपोरेशन हो गया, एनर्जी कॉरपोरेशन एक नवीकरणीय ऊर्जा है, सही बात है। बिजली उत्पन्न करने के लिए समुद्र में तापमान के अंतर, बिजली जो उत्पन्न करते हैं समुद्र में तापमान का अंतर का उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही है, ये सही है। समुद्री संरक्षित क्षेत्र एमपीए एक परिभाषित क्षेत्र है जिससे समुद्री क्षेत्र की विशिष्ट जोखिमग्रस्त प्रजाति दीर्घकालिक संरक्षण के लिए नामित और प्रतिबंधित किया जाता है, जो कि गलत है। कह रहा है कि इनमें से कौन सही है, कितने सही हैं, तो बताइए। केवल एक सही है, तो केवल एक सही है, तो कहाँ ऑप्शन नंबर देख लीजिए, केवल एक सही है। निम्नलिखित में से विश्व की भूकंपीय बेल्ट रिंग ऑफ फायर जानते होंगे, प्रशांत महासागर में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है, प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर को देखने को मिलता है। कहाँ, प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर के नाम से विश्व की किस भूकंपीय बेल्ट को रिंग ऑफ फायर के नाम से, प्रशांत महासागर को रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। देखिए प्रशांत महासागर के, ये प्रशांत महासागर, ये क्या है, ये मान लीजिए प्रशांत महासागर, ये प्रशांत महासागर के चारों ओर का क्षेत्र जो होता है वो भूकंपीय पेटी के चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाता है, रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत आ जाता है। कहाँ देखने को मिलता है, प्रशांत महासागर। पड़ी मतलब क्या होता है, चारों ओर, प्रशांत महासागर के चारों ओर भूकंपीय पेटी देखने को मिलता है। भूकंपीय बेल्ट कब, जब यहाँ से मैग्मा निकलेगा बहुत तेजी से, तो क्या होगा, कंपन उत्पन्न होगा, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भूकंपीय बेल्ट कहते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बनिहाल दर्रा कहाँ देखने को मिलता है, बताइए। और बिलाफोंडला दर्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी के पार स्थित है, जबकि बिलाफोंडला दर्रा क्या साल्टेरो पर्वतमाला सियाचिन ग्लेशियर के पास स्थिर है, सही बात है, ये सही है। बनिहाल दर्रा आप देखते, बनिहाल दर्रा का देखिए, याद रखिए, काराकोरम दर्रा, काराकोरम लद्दाख जास्कर, काराकोरम, इसके ये देखिए, ये पर्वत है, ये हो गया, ये पर्वत है, ये काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल, ये तीनों पर्वत जो होती है ये हिमालय के उस पार है, लेकिन ये पीर पंजाल जो है हिमालय के इस पार है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जो क्या है, बनिहाल दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के पार स्थित है, बिल्कुल सही कह रहा है। बनिहाल दर्रा, काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल, और यहीं बनिहाल दर्रा है स्थित। ठीक, जबकि बिलाफोंडला दर्रा इस साल्टेरो पर्वतमाला सियाचिन ग्लेशियर के पास स्थित है, बिल्कुल सही है। बिलाफोंडला दर्रा कहाँ, सियाचिन ग्लेशियर में। बनिहाल दर्रा केवल जम्मू क्षेत्र को बाह्य हिमालय से जोड़ता है, जबकि बिलाफोंडला दर्रा भारतीय उपमहाद्वीप को चीन से जोड़ता है, ये गलत है। बिलाफोंडला दर्रा नहीं है, ये बिलाफोंडला दर्रा तो भारतीय उपमहाद्वीप को चीन से जोड़ता है, ठीक है, लेकिन भारतीय केवल जम्मू क्षेत्र को बाह्य हिमालय से जोड़ता है, जो कि ये गलत है। क्या है, गलत है। तो आप बताइए इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, तो केवल एक हो जाएगा। ठीक, केवल एक सही है। ठीक, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, जल्दी कीजिए। अक्षांश विषुवत वृत्त के उत्तर या दक्षिण में स्थित किसी बिंदु की पृथ्वी केंद्र से कोणीय दूरी जिसे डिग्री में मापा जाता है, बिल्कुल सही कहा है। ये मान लीजिए ये इक्वेटर है, ये केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक 5 डिग्री है, यहाँ से यहाँ 10 डिग्री है, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ से यहाँ बीच वाला 90 डिग्री, फिर यहाँ 5 डिग्री है, यहाँ 10 डिग्री। ये कर अक्षांश विषुवत वृत्त के उत्तर या दक्षिण, आप उत्तर में जाइए या दक्षिण जाइए, उत्तर जाएंगे या उत्तरी गोलार्ध में जाइए, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिण में स्थित किसी बिंदु पृथ्वी का एक केंद्र से कोणीय दूरी, देखिए इसके बीच का क्या एंगल उत्पन्न हुआ, इसके बीच का एंगल उत्पन्न हुआ, इसके बीच के कोणीय दूरी जो होती है जिसे डिग्री में मापा जाता है उसे ही अक्षांश कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए फिर कह रहा, ये तो ठीक है, बिल्कुल सही। 0 अक्षांश को विषुवत वृत्त में एवं 90 डिग्री को ध्रुव कहा जाता है, सही है, ये भी सही है।
0 डिग्री अक्षांश को विषुवत वृत्त, बिल्कुल सही, अभी तुरंत बताए। 0 डिग्री अक्षांश को हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर कहते हैं। और 90 डिग्री, यहाँ देखिए ये 90 डिग्री है तो यहाँ ध्रुव क्षेत्र देखने को मिलेगा। ठीक। और कह रहा है सभी देशांतर विषुवत वृत्त के समांतर होते हैं, ये गलत है। विषुवत वृत्त के समांतर सभी देशांतर जो होती है, बोले तो देशांतर को बोले तो लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड बोला जाता है इंग्लिश में इसको, जो वृत्त विषुवत वृत्त के समांतर होती है, जो कि गलत है। आप जानते होंगे देशांतर जो खींचा जाता है, ये देखते होंगे ध्रुव से जाती है और अंत ध्रुव पे जाके क्या होती है? एक बिंदु के रूप में समाप्त हो जाती है। देखिए ये क्या है? देशांतर है। देखिए एक बिंदु से स्टार्ट हुआ और एक बिंदु पर जाके ख़त्म हुआ जाता है। और इसी के बीच में जो ये जो देखते होंगे 180 डिग्री देशांतर रेखाएं होती है, 180 डिग्री देशांतर। लेकिन ये क्या कर रहा है? सभी देशांतर विषुवत वृत्त के समान होता है। देखिए आप बताइए, ये विषुवत वृत्त है, ये देखिए विषुवत वृत्त, ये विषुवत वृत्त के समान है। ये देखिए तो देशांतर को क्या कर रही है? एक दूसरे से कटिंग कर रही है, काट रही है, प्रतिच्छेद कर रहा है। ये विषुवत वृत्त के समांतर नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके हर एग्जाम के लिए। तो बताइए क्या हो जाएगा? 1 और 2 तो सही है, ये गलत है। आप कह रहा है इनमें से कौन सही नहीं है, तो क्या हो जाएगा? तो केवल एक हो जाएगा। केवल क्या हो जाएगा? केवल एक सही नहीं होगा, केवल एक सही नहीं होगा। क्या? केवल एक सही नहीं होगा। बताइए, इसमें तो 1 और 2 सही है, लेकिन केवल 3। इसमें देखिए क्या होगा? इसमें तो एक नहीं है, केवल 3 हो जाएगा। यहाँ केवल 3 हो जाएगा। कौन सही नहीं है? केवल 3। इसमें 3, ऑप्शन नंबर 3 क्या है? सही नहीं है। 2 तो सही है, 1 और 2 इज गलत। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षोभ मंडल की मोटाई भूमध्य रेखा पर निम्नतन होती, जो कि गलत है। क्षोभ मंडल की जो मोटाई होती है भूमध्य रेखा पर अधिक होती है, याद रखिएगा। क्षोभ मंडल की मोटाई जो होती है, देखिए ये क्या है? ये पृथ्वी है, ये क्या? पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी के ऊपरी भाग क्या होता है? क्षोभ मंडल होता है। पृथ्वी के ऊपरी भाग जो क्षोभ मंडल होता है, ये कितना किलोमीटर होता है? 12 किलोमीटर होता है। क्षोभ मंडल कितना होता है? 12 किलोमीटर। पृथ्वी से उधर जाने तो क्षोभ मंडल। आप जाइए विषुवत रेखा, क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत रेखा भूमध्य रेखा पर, मतलब विषुवत रेखा पर निम्नतन होती है। मतलब जितना ऊपर जाएंगे विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत पृथ्वी पर जो होती है भूमध्य रेखा, ऊपर जाएंगे भूमध्य रेखा पर क्या हो जाती है? मोटाई अधिक होती है। तो ये गलत। ओजोन परत पर समताप मंडल में स्थित होती है। ओजोन परत बिल्कुल सही। आप जानते ही होंगे ओजोन परत जो है समताप मंडल में स्थित है। और जो क्षोभ मंडल के बाद क्या आता है? समताप मंडल। समताप मंडल के बाद क्या होता है? मध्य मंडल। मध्य मंडल के बाद आयन मंडल। आयन मंडल के बाद क्या होता है? बहिर्मंडल। बहिर्मंडल होता है। उसी तरह ओजोन परत जो देखने को मिलता है कहाँ में दिखने को मिलता है? समताप मंडल में देखने को मिलता है। ठीक, चलिए कह रहा है क्षोभ मंडल। आप जानते होंगे क्षोभ मंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। आप जानते हैं क्षोभ मंडल में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। तो बताइए इसका मतलब 2 और 3 सही है। तो 2 और 3 क्या हो जाएगा? तब ऑप्शन नंबर बी। तो 2 और 3 क्या हो जाएगा? सही है। चलिए अगला क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कह रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? अगर कहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया की वेस्टर्न, आप जानते हो वेस्टर्न कह रहा है तो मतलब आपके माइंड में आ गया होगा पश्चिमी। पश्चिमी तो मतलब गुजरात वाले, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, कर्नाटक हो गया, क्या कहता है, मुंबई हो गया, केरल हो गया, ये सब पश्चिमी भाग में आते हैं। तो पश्चिमी भाग में कह रहा है, पश्चिमी भाग वेस्टर्न, WEST वेस्टर्न में, वेस्टर्न में तो देखिए तो कहाँ होगा? वेस्टर्न में सबसे पहले जो ये लोग प्रेसिडेंसी कहाँ लगा की थी? सूरत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई किसने ली? बम्बई किससे लिया था? कह रहा है बम्बई किससे लिया था? ये बम्बई की बात करेगा तो ये हो जाएगा पुर्तगाली से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुर्तगाली से हो जाएगा। बम्बई किससे लिया था? पुर्तगाली से लिया था। आप क्या याद रखिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? पुर्तगालियों से लिया था, याद रखिएगा। ठीक, चलिए चलिए देखिए क्या है।
देखिए अब कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश, कहाँ है, ठीक है ना, प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किलों पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था। निम्नलिखित में से किस वर्ष कह रहा, प्रयागराज में, कहाँ, इलाहाबाद में। इलाहाबाद में कहेगा तो हो जाएगा 1797। कहाँ हो जाएगा, 1797। याद रखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज मतलब उत्तर प्रदेश में पड़ता है, किस किले पर अंग्रेजों का अधिकार, 1797 ईस्वी में हो जाएगा। कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था। तो याद रखिएगा इसमें क्या होगा बताइए, सर जॉन चाइल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर जॉन चाइल्ड जो थे, ब्रिटिश इंडिया कंपनी जब अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से अंग्रेजों को अब औरंगजेब द्वारा क्या किया गया था, भारत से निष्कासित कर दिया गया था। वह कौन सा गवर्नर था, तो याद रखिएगा सर जॉन चाइल्ड। क्या हो जाएगा, सर जॉन चाइल्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था, बताइए। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी से जंग, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिकरण। अंग्रेजों द्वारा अटलांटिक महासागर में जब जहाज़ें आ रही थी तो अंग्रेज़ों ने क्या किया था, फ्रांसीसी जहाज़ को वहीं डुबा दिया था। इसी के कारण यहाँ प्रथम कर्नाटक युद्ध देखने को मिला था। इसको याद रखिएगा, एपापे मतलब पहली संधि जो हुई थी एलासापा की संधि हुई थी, और पांडिचेरी की संधि हो जाएगी, उसके बाद पेरिस की संधि। पहला युद्ध जो हुआ था कर्नाटक का, देख लीजिए, कर्नाटक का युद्ध जो हुआ था 1746 से 1748, पहला कर्नाटक प्रथम युद्ध हुआ। पर फिर सेकेंड जो हुआ था, ये हुआ था 1749 से कितना, 1749 से 1754 तक हुआ था। कब हुआ था, 1749 से 1754 तक हुआ था। फिर याद रखिएगा 1756 से लेके 1763 तक चला था। सप्तवर्षीय युद्ध जो चला था, आप जानते होंगे, फ्रांस और अंग्रेजों के बीच जो सप्तवर्षीय युद्ध चला था 1756 से लेके 1763 थी। पहला कौन सी, एलासापा की संधि, उसके बाद एलासापा की संधि। आप याद रखिएगा, ट्रिक याद रखिएगा, ए पापे मतलब ए से एलासापा की संधि, पा से पांडिचेरी की संधि, पो से पेरिस की संधि। पहला कहेगा किस संधि के साथ समाप्त हुआ था, तो बोलिएगा एलासापा की संधि। दूसरा कहेगा तो बोलिएगा पांडिचेरी की संधि। तीसरा कहेगा तो क्या याद रखिएगा आप, पेरिस की संधि के तहत समाप्त युद्ध हुआ था। आप बताइए, 13 से 6 हो जाएगा 7, तो मतलब 7 साल तक ये युद्ध चला था। तीसरा जो चला था 7 साल तक युद्ध चला था, और किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, पेरिस की संधि के तहत। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। चलिए ठीक है, चलिए कर्नाटक युद्ध किन के मध्य लड़ा गया। कर्नाटक युद्ध आप अभी तुरंत बताए कि कर्नाटक युद्ध जो था अंग्रेजी और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। अंग्रेजी और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। किसके बीच, अंग्रेजी और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। चलिए कह रहा है अगला क्वेश्चन देखिए, जल और अन्य पदार्थों से रंगीन अशुद्धियों और बुरी गंधों को अधिशोषित करने के लिए कार्बन के निम्नलिखित में से किस अपरूप का उपयोग किया जाता है। इसमें हो जाएगा आपको कोक या कोयला। क्या हो जाएगा, देखिए चारकोल हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, चारकोल होगा, कोक या कोयला नहीं होगा। मतलब कह रहा है, क्या कह रहा है, जल और अन्य पदार्थों का अशुद्धियों से बुरी गंधों को शोषित करने के लिए कार्बन के निम्नलिखित में से किस अपरूप का प्रयोग किया जाता है। चारकोल हो जाए। आप जानते होंगे आरओ पानी पीते होंगे आप लोग, तो जानते हो उसी के आरओ को शुद्ध करने के लिए, पानी को शुद्ध करने के लिए आरओ का पानी पीते हैं हम लोग। पानी को शुद्धिकरण करके आरओ पानी जो होता है शुद्ध होता है, उसमें जो लगाया जाता है ये चारकोल ही लगाया जाता है, जो क्या करता है, छोटे छोटे कण को, बुरादा को क्या करता है, स्टोर करके रखता है, जिससे पानी को शुद्ध बनाने में मदद कर चाहता है। वही करता है कोक या कोयला, वो अलग हो जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा घोल इनमें से सबसे अधिक अम्लीय है? सबसे अम्लीय, आप जानते होंगे पीएच मान। पीएच मान जो होता है ये 0 से 14 होता है। इसको पीएच स्केल किसने दिया था? सोरेनसन ने दिया था। ये बीच में 7 मान लीजिए, इधर 0 से 1 2 0 1 2 3 4 5, इसी तरह इधर हो गया 14 तक हो गया। अब कह रहा है किसका 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा, 7 से कम होगा तो अम्लीय, 7 पे होगा तो न्यूट्रल होगा। तो कह रहा है 7 से कम सबसे अधिक अम्लीय, 7 से कम होगा तो सबसे अधिक। बताइए कि इसमें कि सबसे कम होगा कौन? 0। 0 में यहाँ 0 पे है तो सबसे अधिक अम्लीय होगा, उसके बाद उससे 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, तो सबसे अधिक अम्लीय क्या होगा? 0। तो ऑप्शन नंबर 15 का ए हो जाएगा। चलिए, रेसिडिटी क्या है? रेसिडेंसिटी जो होता है ये क्या है? एक तरह का फैटी एसिड का ऑक्सीकरण करना। क्या करता है? ऑक्सीकरण का काम करता है। रेसिडेंटिटी क्या है? एक तरह से फैटी एसिड का ऑक्सीकरण करता है। फैटी जो एसिड को उसको ऑक्सीकरण करता है। क्या करता है? ऑक्सीकरण करता है, रेसिडिटी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? परमाणु आकार ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। आप जानते होंगे, एक किसी ग्रुप को ले लिए, एक ग्रुप को ले लिए, मान लीजिए पहला ग्रुप 1A को ले लेते हैं। लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, फ्रांसियम हो गया। बताइए ऊपर से नीचे आने पर इसका परमाणु संख्या बढ़ रहा है कि घट रहा है? परमाणु संख्या बढ़ा। इसकी पहली कक्षा लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटासियम, इसकी परमाणु संख्या क्या हो रही? ऊपर से नीचे आने पर बढ़ रहा है। और इसका वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इसका संयोजकता भी सेम रहता है। तो कह रहा है परमाणु आकार ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? बढ़ता है। बिल्कुल सही है। एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता एक समान। अभी तुरंत बताया कि वैलेंसी जो होती है एक ही तत्व, देखिए एक ही ग्रुप का है, एक ही ग्रुप के तत्व की वैलेंसी जो होती है वो क्या होती है? संयोजकता समान होती है। जैसे मान लीजिए सोडियम का कितना होता है? 11 होता है। 11 निकालिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1। बताइए इसका वैलेंसी क्या निकला? संयोजकता क्या निकला? 1। इसी तरह आप सभी का निकालेंगे तो क्या निकलेगा? इसका अंतिम में वैलेंसी क्या निकलेगा? 1। तो बताइए ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। चलिए कह रहा है अगला, फिर देखिए, एक ही तत्व के सभी समस्थानिक को एक ही समूह में रखा जाता है? ऐसा गलत कहना है। आप बताइए एक ही तत्व के सभी समस्थानिक को एक ही तत्व में रखते हैं? नहीं। परमाणु त्रिज्या आमतौर पर बाएं से दाएं जाने पर घटती है, ये भी बात सही है। आप जानते हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है? घटती है। क्या होती है? परमाणु त्रिज्या घटती है। तो ऑप्शन ए और बी और डी तीनों सही है, लेकिन गलत कौन कह रहा है? सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? गलत है। तो देखिए इसमें मार लीजिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए कह रहा है परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य असमस्थानिक है। तो परमाणु हथियार में 2 चीज़ों का प्रयोग किया गया था, एक हो गया यूरेनियम हो गया, एक हो जाएगा प्लूटोनियम। यूरेनियम और प्लूटोनियम। आप जानते होंगे 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान के हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसमें उसका नाम था नाम था फेटमैन। फेटमैन में किसका प्रयोग किया गया था? यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। ठीक, अगर वही 9 अगस्त 1945 ईस्वी को जो नागासाकी पर जो बम गिराया था उसमें जो गिराया था क्या नाम था? उसका नाम था आपका लिटिल बॉय था। और इसमें किस परमाणु बम का प्रयोग किया गया था? प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु पर बल लगाने, अगर आप किसी वस्तु पर बल लगाइएगा तो क्या होगा? उसका वेलोसिटी में परिवर्तन होगा। वह वस्तु या तो गतिशील हो जाएगी, गतिशील नहीं होती है, मतलब किसी वस्तु पर बल लगाने पर यह गतिशील नहीं होते तो उसे क्या कहा जाता है? बताइए। अगर गतिशील नहीं होगा, मान लीजिए कोई दीवार है उस पर आपने बल लगाया और W बराबर आप फार्मूला जानते होंगे, FS कोस थीटा होता है। FS कोस थीटा, आप जानते हैं कि दीवार पर बल लगाने पर 90 डिग्री काम किया और कोस 90 डिग्री का मान क्या हो गया? 0। कोस 90 डिग्री का मान 0 तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा? 0। बताइए किया गया कार्य क्या हो जाएगा? 0। मतलब आप किसी पे बल लगा रहे हैं और वो गतिशील ही नहीं हो रहा है, तो मतलब बताइए आप बल लगाए और बल किस सीधा ऊपर की ओर लगा 90 डिग्री के डायरेक्शन में, और 90 डिग्री कोस 90 डिग्री का मान आप जानते हैं कि 0, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा? 0। तो बताइए क्या हो जाएगा? अधिक शक्ति का प्रयोग हुआ? नहीं। कार्य हुआ? कम शक्ति का प्रयोग हुआ? कोई कार्य नहीं हुआ। क्या हो गया? इसमें कोई कार्य ही नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बताइए तो क्या कहा जाता है उसे? कोई कार्य नहीं हुआ। अभी तुरंत आपको बताए W बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
तो क्या हो जाएगा, कोई कार्य नहीं हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा किसी तरंग 1 सेकंड में तय की गई दूरी, अगर कहेगा तरंग की बात कर रहा है तो 1 सेकंड में तय की गई दूरी, तो आप जानते होंगे फ्रीक्वेंसी बराबर 1/, टाइम पीरियड होता है, टाइम बराबर 1/, फ्रीक्वेंसी होता है। और यहाँ क्या पूछ रहा है, तरंग में किसी तरंग में 1 सेकंड में तय की गई दूरी जो होती है तरंग वेव कहलाता है। क्या कह रहा है, 1 सेकंड में तय की गई कुल दूरी किसके वेग के बराबर, तरंग वेग के बराबर होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। छड़ चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशाएं, आप जानते होंगे चुंबक है ये मैग्नेटिक है, ये नॉर्थ पोल है, मतलब जानते होंगे पश्चिम, ये पश्चिम हो गया, ये नॉर्थ से साउथ हो गया, ये दक्षिण हो गया। ये जो चुंबक से हल्का अंदर की ओर होता है दोनों, ये जो जानते हैं कि नॉर्थ पोल से कहाँ जाता है, साउथ पोल, नॉर्थ पोल से साउथ, उसी तरह नॉर्थ पोल से साउथ पोल, नॉर्थ पोल से, और जबकि अंदर की ओर जो जाता है, अंदर की ओर साउथ पोल से कहाँ जाता है, नॉर्थ की ओर जाता है, साउथ पोल से। अगर अंदर की ओर पूछेगा तो कहाँ, क्या पूछ रहा है, चुंबक छड़ चुंबक के भीतर पूछ रहा है, मतलब छड़ चुंबक के अंदर की पूछ रहा है। मतलब बताइए कहाँ से जाएगा, ये किधर जाएगा, बताइए दक्षिण से उत्तर, दक्षिणी ध्रुव से कहाँ जाएगा, उत्तरी ध्रुव की ओर जाएगा। तो मतलब बताइए मध्य भाग से सभी और, गलत बात। उत्तरी ध्रुव से दक्षिण की ओर, गलत। दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, देखिए दक्षिणी ध्रुव से साउथ पोल से नॉर्थ पोल, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलिए एक वस्तु को ऊपर, मान लीजिए एक वस्तु को आपने ऊपर फेंका, कोई वस्तु है, ये किसी वस्तु को यू वेलोसिटी से आपने फेंका, यू वेलोसिटी फेंका और 100 मीटर की ऊंचाई पर वो चली गई, 100 मीटर की ऊंचाई पर तक जाती और फिर फेंकने वाले पास वापस आ जाता, जिसने फेंका उसी के पास वापस आ गया, मतलब जितना गया उतना ही ऊंचाई उसका वापस आ गया। मतलब बताइए दूरी तो हो गया, कुल दूरी तो आप जोड़िएगा, अगर दूरी कहेगा पूछेगा तो आप क्या कीजिएगा, जितना गया, जाने में 100, आने में भी 100 कितना हो जाएगा, 200। जबकि कहेगा डिस्प्लेसमेंट बताता है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कहता है कि हमको कम से कम दूरी का, जिस वेलोसिटी से गया उसी से चले आया, नीचे आया, तो बताइए किया गया विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो गया। तो वास्तविक वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी शून्य, गलत। दूरी कभी शून्य नहीं होता है, याद रखिएगा। वस्तु का विस्थापन वास्तविक शून्य है, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है, कोई गिलास है, मान लीजिए ये ग्लास है, इसी ग्लास पे एक कार्ड से उंगली पे, ये कार्ड है, कार्ड उंगली से धक्का दे दिया जाता, उस पर रखा सिक्का ग्लास में गिर जाता, यह कथन किस नियम पर व्याख्या करता है। तो ये बताइए किस नियम पर व्याख्या करता है, ये संवेग संरक्षण, ये जड़त्व का नियम पर करता है। तो आप जानते होंगे न्यूटन का प्रथम नियम से ही जड़त्व का नियम से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा, तो आप जानते होंगे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 25 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, क्या देखते हैं 25 नंबर कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का। भारत का राष्ट्रपति जो होता है, बताइए क्या होता है, कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन करता है, नहीं, भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठापूर्वक हो जाएगा, ऑप्शन 1 का 3। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं, ये संविधान के विधि की मर्यादा को बनाए रखने में काम करते हैं। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। संसद सदस्य क्या करता है, संसद सदस्य जो होती है, ये संसद सदस्य क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन हो जाएगा, कर्तव्यों को क्या हो जाएगा, निष्ठापूर्वक निर्वहन हो जाएगा, और संघ के मंत्री सूचना की गोपनीयता को बात करता है। अब मिलाइए तो देखिए, तो ये इसमें मिलाइए, भारत का राष्ट्रपति तो क्या बताए अभी, भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा रखता है, 1 का 4, बताइए किसमें 1 का 4, देखिए तो 1 का 4, ये सब तो गलत हो गया, ये भी गलत, ये क्या गलत, ये भी गलत। अब देखिए, अब कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, 1 का 4 है, नहीं 4 नहीं, सॉरी, क्या होता है, भारत का राष्ट्रपति क्या हो जाएगा, ये भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा, 1 का 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, ये दोनों को तो काट दीजिए। अब
सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश संविधान और विधि का मर्यादा बनाए रखना, बी का 4, ये दोनों में भी सही है। संसद सदस्य क्या करते हैं, कर्तव्य के निष्ठापूर्वक निर्वहन करता है, तो सी का 2 हो जाएगा। बताइए सी का 2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार क्या कह रहा है, अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा, आप जानते हैं अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद किसी राज्य के क्षेत्र में नाम और सीमा में परिवर्तन कर सकती है। उसका नाम और सीमा में क्या करती है, परिवर्तन से कि क्षेत्रफल बढ़ा सकती है, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी, किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकेगी, ये गलत है, ये बात गलत है। किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, ये भी सही। किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी, ये भी सही है। किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद की स्थापना कर सकेगी, ये नहीं है, स्वायत्त नहीं हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो बताइए क्या हो जाएगा, 2 और 3 इसमें देखने को मिल रहा है। चलिए, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराने के तहत नागरिक का, आप जानते होंगे आर्टिकल 19 के 1 में हमें झंडा फहराने का अधिकार है, बोलने की स्वतंत्रता है। उसी तरह संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 में क्या हो जाएगा। चलिए अगला नंबर, निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित है। अनुच्छेद 15 का 4 क्या कहता है, अनुच्छेद 15 का 4 कह रहा है सामाजिक, ये सही है, ये सही है, कह रहा सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए विशेष प्रावधान, बिल्कुल सही। अनुच्छेद 22 में निवारक निरोध के अंतर्गत संरक्षण, ये भी सही है। अनुच्छेद 20 के दोहरे दंड से प्रतिरक्षा, ये भी सही है, लेकिन ये कह रहा है ऐसा भेद, अनुच्छेद 16 के 4 में ऐसा विभेद जो राज्य के अधीन सेवाओं के कार्यरत स्त्रियों के पक्ष में, जो कि गलत है। तो ऑप्शन ए बी सी तीनों सही है, 4 गलत है, सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है, तो डी नंबर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नियमों को कूट कर। अनुच्छेद 40, आप अनुच्छेद 40 जानते होंगे, ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 में किसका किया गया, ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 41 में काम करने का अधिकार है। अनुच्छेद 44 में समान सिविल नागरिकता संहिता है, लेकिन ये तीनों तो सही है। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन व्यवस्था है, जो कि गलत है, कृषि एवं पशुपालन व्यवस्था नहीं है। तो इसमें कौन सा कूट चयन कीजिए, हैं ये भी तो हो जाएगा ना, ये भी हो जाएगा। तो देखिए, तो कूट का ना प्रयोग कर रहा है, तो इसमें होगा ही। तो अनुच्छेद ए का 1, देखिए ए का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, ए का 1 हो जाएगा, बी का 2, ए का 1, बी का 2, सी का 3, तो डी का 4। तो क्या हो जाएगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कृषि, अनुच्छेद 48 में भी कृषि एवं पशुपालन व्यवस्था लिखा गया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है। अनुच्छेद 54 के सहित राष्ट्रपति का निर्वाचन, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन रीति, ये भी सही है। अनुच्छेद 60 का राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की, गलत है। महाभियोग आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है, आर्टिकल 61 के तहत। और अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश प्रख्यात करने की राष्ट्रपति की शक्ति, बिल्कुल सही। आर्टिकल अध्यादेश जारी करने का आर्टिकल 123 के तहत, जबकि राज्यपाल जो करता है 213 के तहत करता है। और रीटें जो जारी करती है सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32 के तहत जारी करती है। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा बताइए, सही सुमेलित नहीं है, तो यही ने पूछा। तो बताइए इसमें कौन होगा, अनुच्छेद 60 हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार है। सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार की बात करेगा तो यूएसए हो जाएगा, सबसे। रूस से भी ज़्यादा है, ब्रिटेन से भी ज़्यादा, ऑस्ट्रेलिया, सबसे ज़्यादा कौन आ जाएगा, यूएसए हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण कह रहा है, आर्थिक सर्वेक्षण जो था, बजट जो पेश किया जाता है उससे पहले आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है प्रस्तुत किया जाता है, मतलब आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व। ये भी सही, बिल्कुल सही है। आप जानते होंगे जब बजट पेश किया जाता है तभी उससे पहले ही आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में क्या कर दिया जाता है, प्रस्तुत कर दिया जाता है, बिल्कुल सही है। किसी अर्थव्यवस्था में राजकोषीय घाटा, राजकोषीय और मौद्रिक नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा स्थिर कारक
ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर के रूप में कार्य करती है। ऑटोमेटिक, ये राजकोषीय जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत आयकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत आयकर हो जाएगा। राजकोषीय घाटा को याद रखिएगा, व्यक्तिगत आयकर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। बाजार के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा का तात्पर्य होता है। राजकोषीय घाटा कह रहा है तो चालू और चालू खर्च और चालू आय के बीच का अंतर, ये या कह रहा सरकारी के कुल आय, ये सही है। राजकोषीय घाटा जो लगता है ये सरकारी का कुल आय में अगर कुल खर्च को घटा के अंतर को ही राजकोषीय घाटा कहा जाता है। सरकारी के कुल आय, सरकार का कुल आय मान लीजिए 19,000 है और व्यापारी कर लिया हो गया, उसका घाटा लग गया 22,000 हो गया। राजकोषीय कुल आय उसका 19,000 है, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा 22,000, मतलब उसके उन दोनों में जो घटाने के बीच के अंतर जो आता है उसी को क्या कहते हैं, राजकोषीय घाटा कहते हैं। देखिए 22,000 में से 19,000 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 3,000। 3,000 क्या हो जाएगा, इसको लॉस लग गया, मतलब राजकोषीय घाटा हुआ। मतलब सरकार के कुल आय में से कुल व्यय घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, राजकोषीय घाटा निकल जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात, मतलब CRR, कैश रिजर्व रेशियो, नकदी का मतलब कैश, रिजर्व का मतलब रिजर्व हो गया, अनुपात का मतलब रेशियो, में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका तात्पर्य क्या होगा। तो बताइए क्या होगा अगर CRR, कैश रिजर्व रेशियो, जो कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, ये होता है बैंक अपने कुल जमा का 4% जो होती है RBI के पास जमा करती है। और यहाँ कह रहा है, अगर कह रहा है भारतीय RBI CRR को बढ़ा देती है तो क्या हो स्थिति होगा। अगर CRR को बढ़ा देंगे तो पब्लिक को क्या हो जाएगा, लोन बहुत कम मिलेगा। बताइए 4%, इसको हम 8% कर देंगे, 4% है अभी 8% कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पब्लिक को लोन कम मिलेगा। देखिए कह रहा वाणिज्य बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा बचेगी, बिल्कुल सही है। कमर्शियल बैंक, मतलब कमर्शियल बैंक जो होता है जैसे SBI हो गया, HDFC हो गया, सेंट्रल बैंक, ये सब क्या है, कमर्शियल बैंक, इसमें कम मुद्रा क्या होगी, देने के लिए कम बच जाएगी, तो बिल्कुल सही है, अभी आपको समझा दिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। घास खाने वाले शाकाहारी जीवों में सेलुलोज के पचाने के लिए एक छोटी आंत होती है। घास खाने वाले जीव में छोटी आंत नहीं बड़ी आंत होती है, छोटी आंत नहीं होती है, बड़ी आंत। मांसाहारी जीवों की छोटी आंत बड़ी होती है, ये गलत है। मांसाहारी जीवों की छोटी आंत बड़ी नहीं होती है। छोटी आंत की लंबाई खाने की आदतों पर निर्भर करती है, ये बिल्कुल सही है। छोटी आंत की जो लंबाई है खाने की आदतों पर निर्भर करती है। सरकारी जीवों की छोटी आंत बड़ी, सरकारी जीवों की छोटी आंत बड़ी होती है, ये भी सही है। तो ये भी सही है, सरकारी जीवों की, अभी तुरंत बताएगी, शाकाहारी जीवों की छोटी आंत क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सही है। छोटी आंत की कह रहा है छोटी आंत की लंबाई खाने की आदतों पर निर्भर नहीं करती है। छोटी आंत की लंबाई जो होता है, शाकाहारी जीवों की छोटी आंत बड़ी होती है। तो ऑप्शन दोनों हो जाएगा। देखिए दोनों देख लीजिएगा, आप देख लीजिएगा इसको। ठीक, क्या होगा देख लीजिए, डिसाइड कर लीजिएगा आप लोग। विटामिन और उसके कार्य के निम्नलिखित युग्म में प्रचारित। विटामिन ए क्या करता है बताइए। विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है, रेटिनॉल। तो रेटिनॉल के कब होगा, दृष्टि में विटामिन ए की कमी होगा तो रेटिनॉल। लेकिन विटामिन ए किसके मदद करता है, दृष्टि में मदद करता है। सही बात है। कह रहा है विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है। विटामिन B1 कार्बोहाइड्रेट मोटाबॉलिज्म का काम करता है, ये भी सही है, ये भी सही है। आप जानते होंगे विटामिन सी जो होता है, विटामिन सी क्या ये WBC का निर्माण करता है, ये गलत है। WBC का निर्माण नहीं करता है। विटामिन सी क्या करता है, WBC का निर्माण करता है, नहीं, WBC का निर्माण नहीं करता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए कौन सा सही है, निम्नलिखित युग्मों से कौन से सही हैं, इस पर आप विचार कीजिए। क्या होगा बताइए, क्या होगा इसमें, 1 2 3, तो केवल एक युग्म। बताइए, एक युग्म हुआ, 2 युग्म हुआ, 3 युग्म हुआ। तो इसमें बताइए, देखिए जोड़ान लग रहा है, 1 युग्म, 2 युग्म, 3 युग्म, तो केवल 3 युग्म। ये देखिए फंसाने के लिए आपको कर रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। एरोबिक श्वसन क्या होता है, एरोबिक श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही। ये कोशिका द्रव में होता है, ये अवायवीय श्वसन की तुलना में अधिक ऊर्जा प्रदान करता है।
ये सही है। अब ये जो होता है ना एरोबिक्स, क्या कर एरोबिक श्वसन, ये देखने को माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है एरोबिक श्वसन देखने को मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या देखने को मिलता है? एरोबिक श्वसन। माइटोकॉन्ड्रिया जो जानते होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया से दो दो एटीपी का निर्माण होता है। दो एटीपी का निर्माण होता है। दो एटीपी और अवायवीय श्वसन से 36 एटीपी का निर्माण होता है। तो 36 और 38, दो एटीपी मिलकर 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो अवयवीय श्वसन की तुलना में जो होती है एरोबिक श्वसन की ऊर्जा अधिक होती है, बहुत अधिक होती है, ध्यान दीजिएगा। चलिए 39 में से कौन फूलों पर नर जनन अंग है? नर जनन को नर जनन कह रहा है। नर जनन को बोले तो पुमंग बोला जाता है। नर नर मतलब हो पुमंग हो गया, और जयांग बोले तो मादा हो गया। जयांग को क्या बोला जाता है? मादा बोला जाता है। जयांग को क्या बोला जाता है? मादा। क्या होता है? मादा। आप ध्यान दीजिए, इसको एक बार बढ़िया समझ लीजिए क्या होता है। ये फूलों की डंटी होती है जिसे वृंत कहते हैं। क्या कहते हैं? वृंत कहते हैं। क्या कहते हैं? वृंत। और ये जो होता है ये पुष्पाशय होता है। ये क्या होता है? पुष्पाशय होता है। और ये जो होता है ये होता है वर्तिका। ये बीच वाले भाग क्या होता है? वर्तिका। और सबसे ऊपर क्या होता है? वर्तिका। ये होता है वर्तिका। वर्तिका होता है, ये वर्तिकाग्र होता है। क्या होता है? वर्तिकाग्र होता है। ये ऊपर वाले भाग को स्टिग्मा बोला जाता है। स्टिग्मा बोला जाता है, इसको स्टाइल बोला जाता है। स्टाइल बोला जाता है। ये पुष्पाशय हो गया, ठीक। उसी तरह साइड से निकला रहता है पुंकेसर। पुंकेसर निकला रहता है, पुंकेसर। और इसी के बीच में ये जो होता है परागकोश, इसके अंदर जो पाया जाता है ये परागकण होता है। तो कह रहा है नर जनन, ये हो गया नर जनन, ये नर हो गया। ये मादा में देखने को मिलता है, ये नर में देखने को मिलता है, ठीक। तो कह रहा है आपको बता दिए निम्नलिखित में से कौन फूलों में नर जनन है? तो बताइए परागकोश, ये सही है। वर्तिकाय गलत है, वर्तिकाय नहीं होगा। और फिर यहाँ गलती से लिखा गया वर्तिकाय। और फिलामेंट तंतु, इंग्लिश में इसी को बोला जाता है फिलामेंट। क्या कहा जाता है? फिलामेंट किसको बोला जाता है बताइए? फिलामेंट जो बोला जाता है पुंकेसर को ही, या इसको परागकण बोल लीजिए, परागकण। हाँ, परागकण को ही फिलामेंट बोला जाता है। तो परागकोश हो गया और फिलामेंट तंतु हो जाएगा, ठीक। ये देखिए वर्तिकाग्र, ये तो स्त्री में देखने को मिलता है। स्टाइल स्त्री में देखने को मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा। मानव शरीर द्वारा पसीने का स्राव शीतलन प्रभाव प्रदान करता है। मानव शरीर में जब पसीना निकलता है तो शीतलन प्रभाव कब होता है? वहाँ की जब उस वहाँ जो होता है वो वाष्पीकरण होकर, पसीना जो होता है वाष्पीकरण भाप बनकर जब ऊपर उड़ जाएगी तो हमें ठंडा महसूस होगा। तो वाष्पीकरण शरीर की गुप्त गर्मी को अवशोषित कर लेता है। सही बात है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये दुबई में किया गया है। कहाँ किया गया है? दुबई में किया। भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय महिला राष्ट्रीय दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए अगला। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत में कौन सा स्थान है? भारत का कौन सा स्थान है ये पूछ रहा है। 161वां, 135, 141वां, 134। तो कौन सा हो जाएगा? 161वां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 161वां हो जाएगा। हाल ही में किस देश के 8 पूर्व नौसैनिक को रिहा कर दिया गया? तो आप जानते होंगे कतर की राजधानी दोहा, कतर से इसको दोहा कर दिया गया है, ठीक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेप 2020 के तहत स्टूडेंट्स के लिए कौन सी आईडी लॉन्च की गई है? अपार। इसका नाम याद रखिएगा, अपार हो जाएगा। हाल ही में उषा किरण खान का निधन हो गया। वह एक प्रकार का क्या थी? लेखिका थी। हाल ही में से किस ई कॉमर्स ने अपना नाम बदलकर पाई प्लेटफॉर्म रख दिया? पेटीएम। पेटीएम जो होता है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक जो है, उन्होंने अपना नाम बदलकर क्या कर लिया है? पाई रख लिया है। पाई तो क्या हो जाएगा? पेटीएम। पेटीएम हो जाएगा। चलिए हाल ही में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में टॉप पर पहुंचने वाले क्रिकेट इतिहास में पहले गेंदबाज रहे जसप्रीत बुमराह। वनडे हो गया, टेस्ट हो गया, T20 सब में आगे रहे। KPP नाम्बियार पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो एस सोमनाथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एस सोमनाथ हो जाएगा। कह रहा है दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस वुमन ट्रेवलिंग टिकट की परीक्षण कौन बनी है? तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा
सिंधु गणपति हो जाएगा। सिंधु क्या हो जाएगा बताइए? जय वर्मा सिन्हा, सिंधु गणपति, नीना सिंह, गीतिका कौल, सिंधु गणपति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंधु गणपति हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, फिर इसी टाइम पे कल मिलेंगे।